वर्ष 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में हुए जालियांवाला कांड के जैसा ही भयावह कांड दक्षिण भारत में 1948 में हुआ। भैरोपल्ली का नरसंहार है। अंतर मात्र इतना है कि जालियांवाला बाग में गोलियां अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चलाई गई थी और भैरोपल्ली में गोलियां चलाने वाले निजाम के निजी फौज के रजकार थे। हैदराबाद एक ऐसा रजवाड़ा था जिसका निजाम एक मुसलमान था, परंतु राज्य में बहुमत हिंदुओं का था। निजाम हिंदुओं से नफरत करते थे। अपनी एक कविता में निजाम ने लिखा है कि मैं पसवाने दीन हूँ, कुफ्र का जल्लाद हूँ, अर्थात मैं इस्लाम का रक्षक हूँ और हिंदुओं का भक्षक हूँ। निजाम के अंतर्गत हैदराबाद में 13% ही मुसलमान थे, परंतु उच्च पदों पर 88% मुसलमान थे। इसी तरह 77% हकीम मुसलमान थे। अफसरों में हिंदू ना के बराबर थे। हैदराबाद की आमदनी का 97% हिंदुओं से वसूला जाता था। इसके बावजूद निजाम हिंदू विरोधी था। उसके हरम में 360 स्त्रियां थी, जिसमें से अधिकतम काफिर अर्थात गैर मुस्लिम थी। उसके अधीनस्थ उसको खुश करने के लिए अफगानिस्तान से चुरा कर लाई गई 10-12 साल की गैर मुस्लिम लड़कियां थी, जो खरीद कर लाते थे। मुसलमान निजाम को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, परंतु हैदराबाद पाकिस्तान से काफी दूर था और चारों तरफ से भारत से घिरे हुए द्वीप की भांति था। यह याद करने की जरूरत है कि 1933 में एक मुस्लिम बुद्धिजीवी चौधरी रहमान अली द्वारा उसके घोषणा पत्र अब या कभी नहीं में पहली बार पाकिस्तान की स्थापना का विचार रखा गया था। उसके उपरांत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में औपचारिक पाकिस्तान की मांग की गई। चौधरी रहमान अली के प्रकाशित विचारों में उस्मानिस्तान नाम के एक प्रांत का उल्लेख भी है, जो कि डेक्सन में पाकिस्तान के एक अंतः क्षेत्र के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। रहमत अली ने उस्मानिस्तान नाम हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खां के सम्मान में दिया था। 1948 में कासिम रिजवी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष थे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज के AIMIM का पूर्ववर्ती संगठन था। यह संगठन चाहता था कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो। हिंदू बहुल हैदराबाद के नागरिक भारत में रहने के इच्छुक थे। निजाम के निजी फौज के तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सशस्त्र दस्ते के रूप में रजकारों की फौज खड़ी की गई। यह हैदराबाद में घूम घूम कर आतंक मचाने लगी और जजिया इकट्ठा करने लगी। हिंदू महासभा और आर्य समाज ने इसका विरोध किया और भारत में सम्मिलित होने के लिए आंदोलन चलाया। डॉक्टर वुगुर्ला रामाकृष्ण राव इस आंदोलन के प्रखर नेता थे। रजकारों की फौज गांव-गांव में जाकर लूटपाट करती थी, निर्दोषों की हत्या कर रही थी, स्त्रियों की इज्जत लूट रही थी। 22 मई 1948 को हैदराबाद के गंगापुर स्टेशन पर एक रेलवे में सवार हिंदू यात्रियों पर हमला किया गया। जनता पहले ही निजाम के प्रति भारत सरकार के नरम रुख से परेशान थी। इस घटना से पूरे देश की भावनाएं भड़क उठी। 15 अगस्त 1948 को देश ने स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई। 27 अगस्त 1948 को राजकारों की फौज ने राज्य की पुलिस के साथ मिलकर फेरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर दिया। जून 1948 से ही राजकार बार बार फेरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर रहे थे। ग्रामीण स्थानीय स्तर पर संगठित होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, गुलेल इत्यादि मात्र पारंपरिक हथियार से राजकारों का मुकाबला करा और उन्हें भगाया। चरवाहे दूर दूर तक जाकर राजकारों की आने की सूचना देते थे। ग्रामवासी बहुत सारे गुलेल इकट्ठा कर लिए थे और जिसे जो भी मिला उसी से राजकारों का जमकर मुकाबला करा। इन ग्रामीण तरीकों से ही वे राजकारों के तीनों हमले विफल करने में सफल हो गए, परंतु चौथी बार राजकारों की संख्या बहुत बड़ी थी। ग्रामीण मुकाबला नहीं कर पाए। जनजातीय समाज का वार्षिक त्योहार बैठ कुमा मनाया जा रहा था। 27 अगस्त को राजकार और हैदराबाद स्टेशन पुलिस ने मिलकर भैरोनपल्ली पर आक्रमण दिया। ग्रामीण सुरक्षा गार्डों को पकड़कर गोली मार दी गई। निहत्थे निर्दोषों ग्रामीणों को चुन चुनकर कतार में खड़ा करके मारा गया। खड़ा कर इकट्ठे 3-3 लोगों को एक ही गोली से मारा गया। औरतों को नंगा करके मृत ग्रामीणों के समक्ष जबरदस्ती नाच कराया गया और उनसे बलात्कार किया गया। अनेक स्त्रियों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 120 से ज्यादा लोग मारे गए। इस घिनौने अत्याचार ने पूरे हैदराबाद की जनता में आक्रोश भर दिया। राजकारों के द्वारा किस प्रकार से निर्दोष जनता को आतंकित किया गया, इसका आंखों देखा हाल वर्ष 2017 में द हिंदू में एक स्थानीय वरिष्ठ नागरिक चलाचंद्र रेड्डी के शब्दों में प्रकाशित है। इन्होंने बताया कि गुलेल जैसे पारंपरिक हथियारों से भी ग्रामीणों ने कुर्र राजकारों को रोके रखा, परंतु राजकारों के बंदूकों के सामने ग्रामीण कब तक लड़ पाते।
बहुत से लोग घायल होकर जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। बहुत से लोग मारे गए, स्त्रियों के आभूषण छीन लिए गए। इस घटना के उपरांत सरदार पटेल ने हैदराबाद में भारतीय सेना भेजने का निर्णय लिया और यह 13 तारीख को भेजी जानी थी, लेकिन किसी ने कहा कि 13 तारीख शुभ नहीं है, तो यह ऑपरेशन 14 को प्रारंभ की जाए। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, यह 12 तारीख को कर दी जाए। तत्कालीन हैदराबाद स्टेशन के केंद्रीय सलाहकार के एस मुंशी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सेना के लांबित की तिथि 9 सितंबर निश्चित की गई थी, क्योंकि 3 दिन में उन्हें हैदराबाद में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने थे। इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया और आखिर में 13 सितंबर को आरंभ होने के बावजूद यह शुभ निष्कर्ष तक पहुंचा। भारतीय सेना ने मात्र 5 दिन में ही इस अभियान को निपटा दिया। यह सरदार पटेल की सैन्य बुद्धि और कूटनीति का भी परिणाम था। इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमान के मुखिया कासिम रिजवी और हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली पाकिस्तान भाग गए। भैरोपल्ली का हादसा और ऑपरेशन इस बात को दर्शाते हैं कि रजवाड़ों का विलय कितना जटिल और विशाल कार्य था। इस मूल्य योगदान के लिए देश सदा सरदार पटेल का आभारी रहेगा। देश उन वीरों के प्रति भी कृत्य है जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की रक्षा स्थानीय स्तर पर भैरोपल्ली गांव की और सर्वस्व बलिदान कर दिया।